सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हम आपके साथ एक अलग बैच, एक अलग सेशन, एक अलग ही कुछ करने वाले हैं जो आपने सोचा नहीं था और सोचा नहीं होगा। ये बैच अपने आप में एक अलग प्रकार का बैच है और अभी जो मेरे दिमाग में नए नए आइडियाज आ रहे हैं मैं उससे लेकर इस बैच को स्टार्ट करने वाला हूँ। इस बैच को मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एमसीक्यू स्टाइल में स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका आज मैंने टॉपिक दिया, मैं आपको हर बार क्या करूंगा कि हर क्लास से पहले यू विल बी गिवन अ पर्टिकुलर टॉपिक। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को मेरे नोट से पढ़ के आना है। देखो कितना जबरदस्त तरीका, आपको नोट से मेरे पढ़ के आना, आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे किताब से पढ़ के आना है। अगर आपके पास मेरी हार्ड कॉपी नहीं होगी तो सॉफ्ट कॉपी आपको इन एडवांस आपको मैं लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। जैसे आज का लेक्चर से पहले कल के लेक्चर में आज की सॉफ्ट कॉपी अपलोड है, इसी तरह अब जो कल लेक्चर होगा तो उसके लिए आज के लेक्चर में हम सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चीजें रहेंगी। आप क्या करेंगे कि आप उसको जाके चेक करेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि जब सर जी आपसे क्वेश्चन पूछें तो आप जवाब दे पाए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो भी कुछ वैसी ही है। हाँ, तो टाइम दे दिया करेंगे ना, अब एक दिन पहले पता चल जाएगा, एक दिन पहले। आज आपको पता नहीं चल पाया है, कोई बात नहीं है, हम आपको एक बार सरसरी निगाह में दिखा देते हैं और फिर उसके बाद हम तुरंत स्टार्ट करते हैं क्लास को। सरसरी निगाह में पहले दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे। डेली मेरी कोशिश होगी कि 30 से 50 एमसीक्यू हम लेकर आएंगे, जिसे हमारा टारगेट होगा 45 से 50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे के दौरान हम आपसे उन 50 एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारी कोशिश होगी, लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि आपने मेरे लेक्चर को, मेरे मटेरियल को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा, मेरी किताब को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपको जब हम क्वेश्चन दिखाएंगे, कई बार क्या होता है ना, आप पढ़ते तो जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता कि इसमें हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक बार बस रीडिंग आपको करनी है, फिर हमारे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। अब आपको पता चल गया कि आपको बस इतना ही पढ़ना है, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी दे देंगे, आप उसे आराम से तैयार करिए, बढ़िया से अपने नोट्स में रेडी करिए। तो चलिए, आज हम करने वाले हैं मिल्टन के लैटिन पोएम्स को। और ये जो मिल्टन के लैटिन पोएम्स हैं, ये मैं आपको बताऊं कि अभी तक आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा बार नहीं देखने को मिला है, लेकिन जब ये पूछ ही रहे हैं तो दे में आस्क एनीथिंग। और जब हमारे पास 4 ही राइटर है तो हम चाहे मजे के लिए पढ़ें, चाहे एस्थेटिक्स के लिए पढ़ें, चाहे जिस लिए पढ़ें, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम चारों राइटर को इस तरह से पढ़ें कि कुछ भी आए हमारे मन में डर ना हो। जब हम अच्छी पढ़ाई करके जाएंगे तो हम डरेंगे नहीं, और जब डरते नहीं है ना तो आधी समस्या का हल तो वहीं हो जाता है। कहा जाता है डर के आगे जीत है, ऋतिक रोशन का वो आता था। तो डर के आगे क्यों जीत है? क्योंकि डर पे जब विजय पा लिए तो आपका माइंड शांत है और आप प्रश्नों को बड़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो मिल्टन के देखा जाए तो मिल्टन ने बहुत ढेर सारे लैटिन पोएम लिखे हैं, लेकिन 7 ऐसे लैटिन पोएम हैं जिनको मिल्टन ने बकायदा नाम दिया है कि लैटिन पोएम एलिजिया प्राइमा। ठीक है, तो मिल्टन ने जो टोटल लैटिन पोएम लिखे हैं वो ढेरों लिखे हैं, लेकिन उन लैटिन पोएम में 7 ऐसे लैटिन पोएम है जिनको एलिजी का नाम उन्होंने दिया। क्या नाम दिया है? एलिजी। तो उनको बकायदा नाम दिया गया, एलिजिया प्राइमा। ठीक है, ऐसे करके हम एक एक को देखेंगे। तो सबसे पहले जो मिल्टन की फर्स्ट लैटिन एलिजी है हम उसको देखते हैं, जिसका नाम है एलिजिया प्राइमा। और ये किसको एड्रेस किया गया है? तो चार्ल्स डियोडटी को एड्रेस किया गया है। लैटिन वाला हम लोग लैटिन के विशेषज्ञ हैं नहीं तो पढ़ पाएंगे नहीं कि लैटिन में पहली लाइन क्या है, लेकिन इंग्लिश वाली पहली लाइन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया गया है, दैट इज फाइनली माय फ्रेंड योर लेटर हैज कम टू मी। ठीक है, अब अगर इस पोएम की बात करें तो ये जो पोएम है, ये जो एलिजी है, ये लिखी गई है 1626 में। दिस डिस्क्राइब्स मिल्टन बैनिशमेंट फ्रॉम कैम्ब्रिज। और ये हमें बताता है कि मिल्टन का जो है बैनिशमेंट हुआ था 1626 में कैम्ब्रिज से, उस समय की सिचुएशन को बताता है। अब देखता हूं, मेरा एक प्रश्न है आप सभी से कि हाउ मेनी ऑफ यू कैन लेट मी नो
हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी दैट दैट या व्हेन वाज मिल्टन बैनिश्ड, मिल्टन को कब बैनिश किया गया था? बताइए, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि मिल्टन को कब बैनिश किया गया था और वो कौन सा ईयर है जब मिल्टन साहब को बैनिश किया गया था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन क्या था? देखो 1629 में प्रियंका वर्मा बता रहे हैं। क्या 1629 में मिल्टन को बैनिश किया गया था? अच्छा ये बताओ कौन सी जगह थी जहां पे मिल्टन पढ़ते थे जहां से उनको बैनिश किया गया था? कैन एनीवन टेल? व्हाट वाज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और प्लेस? कहाँ रहते हैं भाई? क्या चल रहा है ये? कोई 1629 बता रहा है, कोई हॉर्टन बता रहा है, कहाँ चल रहे हैं आप लोग? कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में 1649 आ गए। इसका मतलब क्या चल रहा है? मतलब सब दिमाग से गायब हो गया है ना। इधर बीच में आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम आया और सब उड़ गया, अनामिका 1660 में पहुंच गए। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ठीक है, हुआ क्या है कि मिल्टन साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। देखो मेरे नोट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, अब आप लोग काफी हद तक सही जवाब देने लगे हैं। यहाँ आ जाओ, आ जाओ जरा ध्यान दो, मेरे नोट्स में ही ध्यान दो। नोट्स में क्या लिखा है? एट कैम्ब्रिज। मिल्टन साहब कब से कब तक कैम्ब्रिज में थे? तो 1625 से लेके 1632 में मिल्टन साहब कहाँ थे? कैम्ब्रिज में थे। ठीक है, अब देखो एकदम सीधे 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 अटैक करते हैं, सीधे नोट से अटैक। मिल्टन साहब ने कब एडमिशन लिया था? तो मिल्टन साहब ने देखिए ऑन February 12, 1625, 6 week before the accession of King Charles I, मिल्टन attended Christ College, कैम्ब्रिज। मिल्टन साहब ने कैम्ब्रिज के किस कॉलेज में एडमिशन लिया था? क्राइस्ट कॉलेज में। और कब लिया था? 12 फरवरी 1625 में। 1625 में मिल्टन साहब ने ग्रेजुएशन के लिए, बीए के लिए एडमिशन लिया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए। और जब मिल्टन साहब ने कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया था तो मिल्टन साहब, ध्यान दें, एट दिस टाइम ही शोड कंसीडरेबल स्किल इन लैटिन लैंग्वेजेस। मिल्टन साहब को लैटिन लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी स्किल थी, बहुत अच्छी लैटिन लिख लेते थे। एंड इट वाज सब्सिक्वेंटली said by those who were mostly capable of forming a judgment that he was one of the first Englishmen who wrote Latin verses with classic elegance। जो उस समय के बहुत ही टैलेंटेड, बहुत अच्छे लोग थे, उन लोगों ने कहा कि मिल्टन तो उन लोगों में है जो कि लैटिन लैंग्वेज में बेहतरीन वर्सेस लिख सकता है, वो भी क्लासिक एलिगेंस के साथ। मतलब बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से जो है, क्लासिकल तरीके से मिल्टन साहब लैटिन में जो है वर्सेस लिख सकते हैं। ये कैपेबिलिटी थी मिल्टन की। कब? बता सकते हैं? व्हाट वाज द एज ऑफ मिल्टन? मिल्टन की एज क्या होगी इस समय? कैन एनीवन टेल? मिल्टन अभी बच्चा है भाई ये। अरे भैया छाया जी, इतना जल्दीबाजी किस चीज की है? बताओ, मिल्टन 1608 में जन्म लिए थे, 1608 में बंदा जन्म लिया है, 1625 में कैम्ब्रिज में आ गया। एज क्या है बताओ? 15 में से 8 या 7, 17 साल का लड़का है मिल्टन। अरे ये 21, 29 कहां जा रहे हैं आप लोग? 17 साल का लड़का है मिल्टन अभी। देखो आप लोग की मैं दिमाग को हिला देने वाला हूं। मतलब जो चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एक अलग स्टाइल में, एक अलग तरीके से। जो मिल्टन आप लोग कहते हैं ना कि जब एक बार आप घुसिए तो ऐसा घुसिए कि फिर मजा ही आ जाए। सोचिए, सालों सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अभी तक ये नहीं पता है कि मिल्टन, मतलब आपकी गलती नहीं है, आपको इस तरह से बताया नहीं गया ना, आपने इस तरह से सोचा कि मिल्टन साहब कितने साल की उम्र में बीए करने पहुंचे होंगे। ठीक है, तो 17 साल की अवस्था थी जब मिल्टन साहब ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया था। ठीक है, ये है। और मात्र 17 साल की अवस्था में जो मिल्टन साहब हैं, उनको लैटिन वर्सेस में बहुत ज्यादा निपुणता हासिल हो गई थी, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो लिखते थे। ठीक है, दिमाग हिल रहा होगा आप लोग का, लेकिन प्लीज परेशान ना हो, मैं जानबूझ के आपको थोड़ा टार्चर कर रहा हूं, थोड़ा परेशान कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि दिमाग अभी जितना हिलना हिल जाए। अभी भी एग्जाम 4 महीना बाद है। आप में से कोई टुनटुन ना बन रह पाए, मुझे इस बात की चिंता है। और इसीलिए टुनटुन पना जो आपके अंदर है, टुनटुननेस जो आपके अंदर है, उसको निकालने की कोशिश मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
तो अब ध्यान दीजिए, मिल्टन साहब ने, अगर आपसे मैं पूछूं कि कितने सालों तक कैम्ब्रिज में, हो सकता है क्वेश्चन ना आए, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि राइटर पे ऐसी पकड़ बनाइए कि मन में कॉन्फिडेंस आ जाए, विश्वास आ जाए। ठीक है, मिल्टन साहब ने कितने साल तक पढ़ाई की कैम्ब्रिज में? तो 2532 कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 25 32 में से 25 निकालेंगे तो लगभग 7 सालों तक मिल्टन साहब ने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी, और वहां से उन्होंने बीए डिग्री कब ली थी? जो 1629 बता रहा है तो गलत नहीं थे, लेकिन उस समय कब उन्होंने क्या किया था? बीए डिग्री कंप्लीट की थी 1629 में। और तब उस समय, और ये भी बात ध्यान दे कि टोटल 24 स्टूडेंट थे इनकी क्लास में, उसमें कौन सा रैंक लेकर आए? 4th रैंक लेकर आए थे, और एमए डिग्री इन्होंने लिया था 1632 में। ठीक है, तो ये बड़ी बात है मिल्टन के बारे में। और सबसे मेन बात जो है आपको बताऊं कि यहाँ पे इन्हीं के जीवन से रिलेटेड एक बायोग्राफर है जिनका नाम है जॉन आब्रे। जॉन आब्रे साहब एक बायोग्राफर हैं, वो मिल्टन के ऊपर लिखते हैं अपने नोट्स, बायोग्राफी में मिल्टन के ऊपर क्या लिखते हैं कि द पोएट रिसीव्ड अनकाइंड ट्रीटमेंट फ्रॉम हिज फर्स्ट ट्यूटर। अपने फर्स्ट ट्यूटर से इनको क्या मिला? अनकाइंड ट्रीटमेंट मिला था। फर्स्ट ट्यूटर का नाम क्या? मिस्टर चैपल। मिस्टर चैपल से इनका बना नहीं, इनकी जमी नहीं कैम्ब्रिज में। तो इससे क्या हुआ? जब बात नहीं बनी तो इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इनका बिहेवियर नहीं सही है, सारी चीजें। तो इस वजह से इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक्सपल्सन हो गया, इनको बैनिश कर दिया गया। ठीक है, और लगभग ये 6 महीना से 1 साल का समय रहा होगा, और फाइनली मिल्टन साहब को दोबारा ट्रांसफर किया गया। किसके अंडर में? एक टावेल महोदय थे। ठीक है, तो जो दूसरे ट्यूटर हैं, इनके पहले ट्यूटर को, देखिए कितनी अच्छी पढ़ाई होती, वहां एक एक व्यक्ति को एक एक ट्यूटर दिया जाता था, जिसके गाइडेंस में, जिसके अंडर में आपको पढ़ाई करनी होती थी। वो आपका हर तरह से ध्यान रखता था, आपको डांटता था, हड़काता था। तो इनसे, इनका मिस्टर चैपल से बना नहीं, तो बाद में इनको किस ट्यूटर के अंडर में ट्रांसफर किया गया? टावेल। यस, नथानियल टावे या टावेल। तो वहां पे इनको उनके अंडर में भेज दिया गया। अब मेरे ख्याल से ध्यान रखेंगे आप लोग, तो आप लोग को देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे हम बता रहे हैं, और नोट्स में इतना बेहतरीन तरीके से सारी बातें दी हैं कि आपको मजा ही आएगा। ये बायोग्राफी वाले सेक्शन में हमने दिया है। तो अब मेरे ख्याल से ये बात सभी को समझ में आ गया। तो मिल्टन साहब जो है, उनको बैनिशमेंट हुआ था। अब आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि 1626 के आसपास जो है बैनिशमेंट हुआ था। ठीक है, और उसी समय उन्होंने ये लेटर, ये वाला जो एलिजी लिखा था। The speaker has received a letter from his friend Charles Diodati, who is living abroad. The speaker is content to be in London and has no desire to return to Cambridge. और आप ध्यान रखिएगा, कैम्ब्रिज में थे, लेकिन जब इनको बैनिशमेंट कर दिया गया तो ये कहाँ आ गए? लंदन आ गए। तो अभी लंदन में रह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कंटेंट है, सेटिस्फाइड है, इनकी कोई इच्छा नहीं है कैम्ब्रिज जाने की। ठीक है, द स्पीकर इंजॉयज द थिएटर एंड द ब्यूटी ऑफ वुमेन इन लंदन। इंजॉय कर रहे हैं। और द स्पीकर प्लान्स टू लीव लंदन सून टू अवॉइड टेम्पटेशन एंड रिटर्न टू हिज स्टडीज। तो होता है ना, जब मजा आता है तो खूब मजा आता है, लेकिन बात यही है कि मजा कब तक करेंगे? पढ़ाई कर रहे हैं, अभी 17 साल का लड़का है। तो फिर यह है कि फिर वो बताता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इन टेम्पटेशन में फंसने वाला नहीं हूँ, जो मुझे थिएटर का मजा आ रहा है, ब्यूटी ऑफ वुमेन की बात कर रहे हैं। तो फिर इन टेम्पटेशन से बाहर निकलने की बात करते हैं, कहते हैं मैं बहुत जल्दी लंदन छोड़ के कहाँ आने वाला हूँ? कैम्ब्रिज आने वाला हूँ। ठीक है, इन टेम्पटेशन में मैं फंसूंगा नहीं। और इन द मीन टाइम द स्पीकर सेंड्स दिस पोएम टू हिज फ्रेंड एज अ गिफ्ट, और अपने फ्रेंड को इस पोएम को एक गिफ्ट के रूप में भेजते हैं। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो समझ में आ रहा है सभी को? तो ये जो पहला एलिजी है, यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें समझ में आई कि ये एलिजी जो है मिल्टन साहब अपने कॉलेज के दिनों में, जब इनका भी एडमिशन ही हुआ था, जब ये बीए कर रहे थे, तब उन्होंने ये एलिजी लिखी है। और उसी दौरान जब ये एलजी लिखी तो ये अपने फ्रेंड को इन्होंने एलजी, ये अक्सर ज्यादा होता क्या था, ये और इनके फ्रेंड के बीच में पत्राचार होता था। ठीक है, वो इनको लेटर भेजते थे तो ये उनको लेटर भेजते थे, तो उनके मित्र ने इनको लेटर भेजा था, अब ये उसको जवाब में अपनी तरफ से लेटर भेज रहे हैं, तो एलजी के रूप में इन्होंने भेजा है। अब ये जो दियोडटी को लेटर लिखे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को कई बहुत बड़ी बड़ी चीज बताने वाला हूँ, मजा आने वाला है। मिल्टन एंड दियोदती, इनके अब फ्रेंडशिप नेवर टू बी फॉरगेटन, ये मैंने हेडिंग दिया है। वास्तव में कहा जाता है ना कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, शोले मूवी देखा है ना? तो मिल्टन एंड दियोदती की दोस्ती कुछ ऐसे ही थी। अब ध्यान दो चंचल जी, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज आपको जानना है कि जो मिल्टन साहब
एलिजीज लिखते थे। अगर आप एलिजी की डिफिनीशन एमएच अब्राहम में पढ़ेंगी और बहुत से पहले पढ़ेंगी तो उस समय एलिजी का मतलब ये नहीं होता था कि किसी की मृत्यु पे आप विलाप कर रहे हैं। उस समय एलिजी का मतलब होता था फार्म। और क्या फार्म होता था? कैन एनीवन टेल? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कोई मुझे बता सकता है कि उस समय किस प्रकार के मीटर में अगर कोई पोयम लिख दिया जाता था तो उसे एलजी माना जाता था? कैन एनीवन टेल? नहीं बता पाएंगे आप लोग? हाँ, आयम्बिक, हेक्सामीटर एंड दो प्रकार के मीटर होते थे। कौन बताएगा? दो प्रकार के मीटर होते थे जिसमें एलजी लिखी जाती थी, तो बहुत ज्यादा वो माना जाता था। मैं आप लोग को देखिए नीचे मैंने नोट्स में दिया है और ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है कि ये बताइए कि बिगिनिंग में जो एलजीज या फिर ग्रीक लैटिन टाइम में, क्लासिकल टाइम में जो एलजी होती थी वो किस मीटर में लिखी जाती थी। देखो एक क्लास है ये, लेकिन इन सब क्लासेस में हम आपको कितना सिखा देंगे आप सोच नहीं सकते। और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज है, बस स्क्रीन पे आ रहा है आप सभी के, ये सब मैंने अपने नोट्स में ऐड किया है। जब हम ये सातों एलजी कंप्लीट कर लेंगे तो यहीं पे मैंने आपको ये नोट्स में दिया हुआ, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए फ्यू कॉमन फैक्ट्स, कुछ कॉमन फैक्ट्स समझिए आप। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। कॉमन फैक्ट्स क्या है कि दीज एलिजीज, जो मिल्टन के एलिजीज लिखे गए हैं वो कब से कब तक लिखे गए हैं? 1626 से 1629 के बीच में लिखे गए हैं ज्यादातर एलिजीज ड्यूरिंग मिल्टन टाइम एट कैम्ब्रिज। और यही सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे, दे फॉलो द क्लासिकल एलिजेइक मीटर। क्या है? हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर लाइंस। तो उस समय जो बिगिनिंग में जो एलिजेइक एक मीटर होता था, ये एलिजी इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये एलिजेइक मीटर में लिखे गए हैं। और एलिजेइक मीटर क्या है? अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर। ठीक है, तो ये है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है एलिजीज हैं, ये स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इनके मिल्टन के ऊपर दिखा रहे हैं रोमन पोएट्स लाइक ओविड, ठीक है, प्रोपर्टियस एंड ट्यूबुलस। ये इन रोमन पोएट्स का मिल्टन साहब के ऊपर बहुत इम्पैक्ट था क्योंकि वो लैटिन में लिखते हैं। और देखिए महत्वपूर्ण चीजें क्या है कि द एलिजीज डेमोन्स्ट्रेट मिल्टन्स मास्टरी ऑफ लैटिन कंपोजिशन। कहीं ना कहीं एलिजी दिखाते हैं कि मिल्टन साहब को जो है बहुत ज्यादा जो है मास्टरी थी लैटिन कंपोजिशन पे, वाइल स्टिल इन हिज अर्ली 20s। बताओ अपने 20s में चल रहे थे तब भी इनको लैटिन पे मास्टरी हासिल हो गई थी। दे कंटेन क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। और जब इन एलिजीज को हम पढ़ते हैं, जैसे मिल्टन के आप पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, एक दो इवेंट को छोड़ दें तो। लेकिन ये जो एलिजीज हैं ये मिल्टन के ऑटोबायोग्राफिकल पूरी तरह से एलिमेंट से भरे हुए हैं क्योंकि मिल्टन अपने जीवन से रिलेटेड बातों को इसमें बता रहे हैं। तो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, अगर ये पूछ दिया तो बहुत से लोग जो नहीं पढ़े जान ही नहीं पाएंगे। पर्टिकुलरली रिगार्डिंग हिज एकेडमिक लाइफ, इनके एकेडमिक लाइफ की बात इन्होंने अपने एलिजीज में की है एंड पर्सनल रिलेशनशिप की बात की है एलिजीज में। दीज पोएम्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड। ये एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये पूछ दिया जाए कि ये बताओ मिल्टन साहब की एलिजीज कहाँ पब्लिश हुई थी, पहली बार कब पब्लिश हुई थी, तो 1645 में मिल्टन साहब का ही कलेक्शन है पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। उसी में 1645 वाले कलेक्शन में आए थे पोएम। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? मैं आपको थोड़ा सा, आपको एक भी समझ लीजिए, इतनी महत्वपूर्ण बातें हम आपसे कर रहे हैं जो नॉर्मली आपको मिलेगा नहीं। और हम आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे, बेहतर लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द क्लास। और आप सोचते होंगे कि सर हम क्या करें, ये गुरुजी कहाँ से लेके आ जाते हैं। हम लोग तो इतना पढ़ रहे हैं, 4 साल से पता नहीं कौन कौन कोचिंग हम पढ़ लिए, कहाँ कहाँ का नोट्स पढ़ लिए, सब हमारे पास फोटो स्टेट है। लेकिन ये गुरुजी कहाँ से लेके आ जा रहे हैं कि ये तो हमको कहीं मिल ही नहीं रहा है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि एसके सर ने बहुत मेहनत किया है और वो मेहनत का परिणाम है कि हम आपको ये सारी चीजें लेकर आ पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। बस बहुत जल्द हम, चलिए अब जरा आते हैं कि भैया ये जो दोस्ती है मिल्टन साहब कभी ना तोड़ेंगे, वो दोस्ती इन्होंने किससे किया है? वो उन्होंने दियोदती से किया है। जो दियोदती हैं, जॉन मिल्टन एंड चार्ल्स दियोदती, ये पहली बार कब मिले थे? पहली बार इनकी मुलाकात कब हुई थी? सेंट पॉल्स स्कूल में। ये सेंट पॉल स्कूल क्या है? ये वह स्कूल है जहां मिल्टन साहब ने अपनी पहली एजुकेशन ली है।
सेंट पॉल स्कूल में। तो बचपन का इनका स्कूल है जहां पे इनकी दियोदती से मुलाकात हुई थी, एंड दस फ्रॉम देयर, और वहीं से क्या हो गया, डेवलप्ड एंड सीमेंटेड देयर एवर लास्टिंग फ्रेंडशिप। इनकी दोस्ती ऐसी डेवलप हुई, ऐसी सीमेंटेड हो गई कि ये हमेशा के लिए एवर लास्टिंग हो गई। और ये कहा जाता है कि भैया जब अच्छी दोस्ती हो जाती तो मृत्यु के बाद ही टूटती है। वास्तव में इनकी दोस्ती तो तभी एंड हुई जब इनमें से एक की डेथ हो गई। और डेथ किसकी हुई? सबसे पहले चार्ल्स दियोदती की हुई थी। कब? 1639 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दियोदती की डेथ कब हुई थी इनके मित्र की? 1639 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। The relationship they cultivated was based on classical ideals of perfect friendship between virtuous equals। ये जो रिलेशनशिप था वास्तव में ये बहुत इक्वल वाला रिलेशनशिप था। कई बार क्या होता है, दो दोस्त तो लोग हो जाते हैं लेकिन क्वालिटी के मामले में मैच नहीं करते, लेकिन ये दो दोस्त ऐसे थे जो क्वालिटी के मामले में एक दूसरे से मैच करते हैं। परफेक्ट फ्रेंडशिप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल टैलेंट के धनी थे, दोनों के पास इक्वल क्वालिटी थी। ठीक है, क्लासिकल आइडियल्स पे इनकी दोस्ती टिकी हुई थी। एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे, पोएम्स भेजते थे। बड़ी बात है। दे केप्ट ऑन टॉकिंग फॉर सेवरल डिकेड्स। कई दशकों तक ये एक दूसरे से बात करते रहे। ठीक है, ये नहीं कि अब आज के समय तो लोग लेटर नहीं लिखते, मैसेज लिख देते हैं, कॉल कर लेते हैं, तो लैंग्वेज डेवलप नहीं होता। मिल्टन साहब की लैंग्वेज आप देखेंगे तो क्या बात, आपको मजा आ जाएगा। तो सेवरल डिकेड्स तक इनकी जोड़ी एक दूसरे से बात करती रही, इवन थ्रू पीरियड्स ऑफ सेपरेशन। यहाँ तक कि जो अपने जुदाई के दिन थे, सेपरेशन के दिनों में, बाय अ सीरीज ऑफ लेटर्स, ये लेटर्स के द्वारा एक दूसरे से बात करते रहे। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि मिल्टन साहब जो अपने लेटर्स लिखते थे किस लैंग्वेज में लिखते थे? लैटिन में। और जो दियोदती साहब लेटर लिखते थे किस लैंग्वेज में लिखते थे? ग्रीक लैंग्वेज में। ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है। मिल्टन साहब के सारे लेटर्स लैटिन लैंग्वेज में हैं और जो दियोदती साहब के लेटर्स हैं किस लैंग्वेज में है जी? वो ग्रीक लैंग्वेज में है। आगे बढ़ते हैं। LG1, LG6 एंड सोनेट 4। ये बहुत इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है कि आप सोच नहीं सकते, और ये एग्जाम में आ जाए तो आप घबरा जाएंगे। ये बताइए कि मिल्टन और दियोदती के बीच में कितने एलजीज हैं जो कॉमन है? मिल्टन एंड दियोदती के बीच में कौन कौन से पोएम्स हैं जो इनकी दोस्ती, इनके फ्रेंडशिप, इनके कन्वर्सेशन को, इनके करस्पॉन्डेंस को दिखाता है? तो वास्तव में जो मिल्टन साहब ने LG1 लिखा है, LG6 लिखा है और सानेट नंबर 4 लिखा है, ये किसको एड्रेस किया है? ये एड्रेस किया है चार्ल्स दियोदती को। इन्होंने चार्ल्स दियोदती को इन 3 पोएम्स में एड्रेस किया है। और इन तीनों पोएम को आप एपिस्टोलरी पोएम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों पोएम एक लेटर के फॉर्म में लिखे गए हैं। एक कन्वर्सेशन दिखाया गया इसमें दो फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, ये आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को बहुत डीपर लेवल पर समझ में आ रहा होगा। तो LG1 तो आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया, और अब हम LG6 आपको दिखाएंगे। और मिल्टन साहब ने जो आप लोगों को एक दूसरा, LG1 आपने देख लिया ना, अब LG6 आपको दिखा दे रहा हूं। अच्छा चलो, LG6 बाद में देख लेंगे क्योंकि फिर इतना पीछे जाना पड़ेगा। इसके बजाय जो हम सोनेट 4 आप सभी के लिए लेकर आए हैं, 2 चीज देख लें तो यहीं पे देख लें आप। यस, एल्जिया सेक्स्टा, बिल्कुल अंजलि जी एकदम सही है। अब यहाँ पे ध्यान दें, मिल्टन साहब ने जो अपने दोस्त के ऊपर पोयम लिखा है वो जरा देखें। सोनेट नंबर 4, एक आपको मैंने क्या बताया, LG1 आपको दिखा दिया, LG6 एक है और सोनेट नंबर 4 है। सोनेट नंबर 4 मैं आप सभी को दिखाऊं, ये मैंने जो अपनी नोट्स दी है, अपनी नोट्स में ही आपको सोनेट नंबर 4 दिया। देखो ये सोनेट नंबर 4 है। देखिए इसकी हेडिंग देखिए, दियोदती, दियोदती, टेक्स्ट इन इटालियन, टेक्स्ट इन ट्रांसलेशन। ये एक्चुअली जो दियोदती के ऊपर इन्होंने सोनेट नंबर 4 लिखा है, सोनेट नंबर 4 वास्तव में इंग्लिश में लिखा है। तो अगर देखा जाए तो मिल्टन साहब ने जो अपने दियोदती को एड्रेस, अपने दोस्त दियोदती के ऊपर जितने भी पोएम्स लिखे हैं, बताइए क्या कोई पोएम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है? नो। 2 पोएम जो इन्होंने LG लिखे हैं वो लिखे हैं लैटिन लैंग्वेज में, और ये भी, ये वाला किस में लिखा है? ये इटालियन में लिखा है, यानी इंग्लिश में उनको एक भी नहीं लिखा है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे ये अपने दोस्त को जो लेटर लिखते हैं इटालियन लैंग्वेज में, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, दियोदती एंड आई टेल यू दैट दिस विद अमेंजमेंट विद अनइमोशनल आई, दैट अनइमोशनल आई हु यूजुअली फील डिसडेन फॉर लव। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मैंने आप लोग को 2 लैंग्वेज में दिया है, आपको बड़ा मजा आने वाला है। देखिए
मिल्टन साहब कहते हैं कि दियोदती मैं तुम्हें बताता हूँ अमेजमेंट के साथ, बड़ी आश्चर्यजनक बड़ी सरप्राइज के साथ बताता हूँ कि मैं कितना अनइमोशनल था एक समय। हु यूजुअली फील डिस्डेन फॉर लव, जो डिस्डेन महसूस करता था लव के लिए, मतलब जब प्यार की बात आती थी तो मुझे घृणा होती थी इस शब्द से। लेकिन आज मिल्टन साहब को ऐसा लग रहा है कि यही वो प्यार है जिससे मुझे घृणा होती थी। आज इस प्यार ने मुझे अपनी जाल में फंसा लिया है, मुझे अपने ट्रैप में फंसा लिया है। आपको बड़े ही आसान तरीके से, चूंकि ये डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, आपको एक्सप्लेन करने में पता चलेगा क्लास बीत जाएगा, तो हम आसान लैंग्वेज में आप लोग को बता रहे हैं। एकदम हिंदी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया हूँ, इंग्लिश भी इंग्लिश तो ऊपर है ही आपको आसानी के लिए, कि ये जो सोनेट है ये दिखाता है मिल्टन साहब कि जब ये इटली में ट्रेवल कर रहे थे ना, एक्चुअली इटालियन में इसलिए लिखा है क्योंकि इटली में ट्रेवल कर रहे थे तो इटालियन लैंग्वेज में लिखा है। और शुरुआत में चूंकि इनको लड़कियों से प्यार से बहुत घृणा होती थी, लेकिन अचानक इनके जीवन में कोई ऐसा आया जिसके इंटेलेक्ट से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, तो वही चीज उन्होंने अपने रोमांस लव के प्रति जो फीलिंग है वो बताया है। और बहुत ही सिंपल हिंदी लैंग्वेज में इसलिए आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा समय बचाने के लिए। इंग्लिश वर्जन आपके पास है, आप उसे पढ़ सकते हैं। दियोदती मैं तुम्हें यह बड़े आश्चर्य के साथ बता रहा हूं कि मैं आमतौर पे भावनाओं में नहीं बहता और प्यार का मजाक उड़ाता था। आज उसी जाल में गिर गया हूं जिसमें मुझे पहले जिसमें मुझसे पहले कई लोग फंस चुके हैं। तो प्यार का वो बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये मजाक उड़ाते थे, आज ये खुद उस जाल में फंस चुके हैं। मुझे केवल उनके सुनहरे बाल, जो लड़की है जो फीमेल है जिसके प्यार में फंस चुके हैं, उसके सुनहरे बाल या गुलाबी गालों ने आकर्षित नहीं किया है। सिर्फ ये जो फिजिकल ब्यूटी है उसकी वजह से मैं आकर्षित नहीं हुआ हूं, बल्कि इस अनोखी सुंदरता के पीछे एक नया विचार है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जिसने मेरे दिल को भर दिया है। उनका शालीन व्यवहार जो है, उसकी आंखों की वो शांत और गहरी काली चमक, कई भाषाओं से सजी उसकी मीठी बोली, और ऐसा संगीत जो आसमान से चंद्रमा को भी नीचे खींच लाए। उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प आग निकलती है, अगर मैं अपने कानों में मोम भी डाल दूं तो खुद को बचाने के लिए, तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आग निकल रही है, तो मोम तो पिघल ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लव का कॉन्सेप्ट है मिल्टन का, ये जो फिजिकल ब्यूटी है उससे थोड़ी अलग प्रकार की है, क्योंकि मिल्टन साहब यहाँ पे जो लव की बात कर रहे हैं वो लव बहुत ही स्किल पे बेस्ड करके लव है। ध्यान रखिएगा ये लव कैसा है। मिल्टन साहब क्या कह रहे हैं कि उसको कई लैंग्वेजेज की समझ है, कई भाषाओं से सजी उसकी मीठी बोली, उसकी जो बोली है वो बहुत मधुरता से भरी हुई है। एंड सी नोज डिफरेंट लैंग्वेजेज, और साथ ही साथ सिर्फ लैंग्वेजेज नहीं, सी नोज म्यूजिक, उसको म्यूजिक का भी बहुत ज्ञान है। तो ये केवल ये नहीं कि तेरी काली काली आंखें हैं करके है ना, भूरे भूरे बाल करके गाना है, तो ये वाला नहीं है बात भैया कि इसी को देख के मैं दीवाना हो गया। यहाँ दीवाना तो टैलेंट की वजह से हो रहे हैं, स्किल की वजह से हो रहे हैं, उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। ये भी मैं आप लोग को भेज दूंगा। आप सभी के लिए मैंने थोड़ा यहाँ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके ट्रांसलेशन, उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दे दिया है, और साथ ही साथ ये पूरी पोयम है आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग इसे प्लीज पढ़ लेना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और सिर्फ ये दियोदती पे है, बहुत बेहतरीन लव पोयम कहेंगे इसे आप, क्योंकि यहाँ लव के लिए एक न्यू आइडिया की बात की गई है। मिल्टन इज सेइंग ही डिडंट जस्ट फॉल फॉर प्रेटी फेस, केवल उस सुंदर मुखड़े को देखकर जो है उसके चक्कर में नहीं फंस गए हैं। ही फेल फॉर हर इंटेलेक्ट, वो उसके इंटेलेक्ट की वजह से उसके चक्कर में पड़े हैं। एंड द फैक्ट शी स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, वो बहुत से लैंग्वेजेस को बोलती है। एंड हैज अ सोल फॉर आर्टिस्टिक प्रेजेंस, ठीक है, इट्स अ ब्रेनी काइंड ऑफ लव। ये है, तो ये बेहतरीन तरीके से मिल्टन साहब ने दिया है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बताओ भाई, मिल्टन के ऊपर क्या कभी पढ़ा, कभी सपने में भी सोचा? वो चीजें मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं भाई। तो वो मेरी कोशिश है, ठीक है। तो ये मिल्टन साहब ने, आपने देखा कि किस प्रकार पहले सोनेट, और पहला जो एलजी है सोनेट नंबर 4 है, अब एलजी नंबर 1 हो चुका है। देखो मैंने आपको जो ये पीडीएफ अपनी दी है, बुक दी है, उसमें एलजी नंबर 1 का इंग्लिश वर्जन भी दिया है। इंग्लिश वर्जन भी दिया है। अगर आपकी इच्छा है तो भाई पढ़ लो, ठीक है। लेकिन अब मैं कहूंगा मत पढ़ो, क्योंकि बहुत दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम बचाना है अभी, तो मत पढ़ो। ये मैंने आपको बस दे दिया है। मुझे जहां जरूरत लगेगी मैं खुद बताऊंगा। जैसे अगर आप ध्यान दें
तो जो पहली एलजी है उसमें इन्होंने कैम रिवर की बात की है। बताइए कैम रिवर के बारे में क्या जानते हैं आप? देखिए द रीड बीरिंग कैम, जो कैम है वो कैम्ब्रिज रिवर कैम की बात करती है। रिवर कैम कहाँ है? जो कैम्ब्रिज जो है ना उसके थ्रू होके गुजरती है। कैम्ब्रिज जो है उसी के तट पे बसा हुआ है रिवर कैम। यहाँ पे फोबस की बात हो रही है, ठीक है। फोबस कौन है? फोबस को जो है गॉड ऑफ पोएट्री बोला जाता है, ठीक है। अपोलो उसकी है। लिसिडस में हमने बात किया था, यस बहुत अच्छा नीलम, लिसिडस में हमने बात किया था, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इतने रेफरेंसेस, चूंकि लैटिन पोएम लिखते हैं ना मिल्टन साहब, तो रेफरेंसेस के मास्टर हैं, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा विरोध किया गया है चार्ल्स किसके द्वारा भाई? सैमुअल, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। इतने रेफरेंसेस है कि मैं बताने लगूं तो आप पागल हो जाएंगे, तो इसलिए इन रेफरेंसेस को नहीं बताता हूं अभी। तो आप बस इतना जान लें लैटिन पोएम। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके जो 5वें नंबर का लैटिन पोएम है सिर्फ उसको कर लेते हैं, ताकि हम दियोदती के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट कर लें आज की क्लास में। एलजी नंबर 6, चलिए एलजी 6 आप सभी के सामने आ गया। चलिए देखिए ये जो एलजिया, देखिए एलजिया सेक्स्टा, जो एलजिया सेक्स्टा है किसको लिखा गया? टू चार्ल्स दियोडटी, ठीक है। इसका नाम क्या है? लैटिन में, लैटिन तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। आई एम ऑन एन एम्प्टी स्टमक, सेंड यू बेस्ट विशेस फॉर गुड हेल्थ, ऑफ विच यू ऑन अ फुल वन में फील द लाइक। तो ये भी एक तरह से लेटर राइटिंग है, एपिस्टलरी है। समझ में आ रहा है ना सब? आप लोग देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल एपिस्टलरी है, बिल्कुल लेटर है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ मिल्टन साहब ने इसे हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। अब इतना कठिन है, बताइए मिल्टन साहब के आप पोएम को कैसे पढ़ेंगे? इसीलिए मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया कि थोड़ा सा आसानी हो जाए आप लोग को। तो चलो इस पोएम की बात करते हैं। ये पोएम इनका जो है, ये जो एलजी है सबसे लास्ट वाली एलजी है, जो मतलब 7 एलजीज में सबसे एंड की एलजी है। ये एलजी 1629 में इन्होंने लिखा था, डिस्कसिंग पोएट्री एंड फ्रेंडशिप। और यहाँ पे इन्होंने पोएट्री और फ्रेंडशिप की बात की है। द स्पीकर सेंड्स ग्रीटिंग्स टू चार्ल्स दियोदती, ये चार्ल्स दियोदती को ग्रीटिंग भेजते हैं, बधाई भेजते हैं। हु हैज रिसेंटली एंजॉयड अ फेस्टिव हॉलिडे इन द कंट्री साइड, जिन्होंने हाल ही में किसी ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में अपना जो है एंजॉय किया है, बहुत ही आनंदपूर्ण तरीके से हॉलिडे को एंजॉय किया है। आगे बढ़ते हैं। दियोदती हैज रिटन अ पोएम अबाउट हिज एक्सपीरियंस, दियोदती ने इसके पहले मिल्टन साहब को एक पोएम लिखा था, वहां पे इन्होंने बताया था अपने एक्सपीरियंस के बारे में। एंड द स्पीकर प्लेफुली चाइड्स हिम फॉर द क्लेमिंग दैट पोएट्री इज इनकॉम्पिटेबल विद फीस्टिंग एंड मेरीमेंट। ध्यान देखिएगा, कई बार आप लोगों ने देखा है ना, जैसे कई बार लोग कहते हैं नहीं पोएट्री मजे की चीज नहीं है। तो दियोदती साहब ने जो पिछला लेटर लिखा था उसमें शायद दियोदती ने ऐसा कहा होगा, क्लेम किया होगा कि जो पोएट्री है उसको हम जो है अगर फीस्टिंग की बात करें, एंजॉय करने की बात करें, मेरीमेंट की बात करें, तो शायद इसके साथ हम पोएट्री को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इनकॉम्पिटेबल है। समझ गए आप? तो ये बात वो करते हैं। तो मिल्टन इसके लिए इनको डांटते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पोएट्री आपको आनंद देती है, पोएट्री को आप ऐसे नहीं कह सकते कि इनकॉम्पिटेबल है, ठीक है। वो उसके साथ एडजस्ट नहीं करेगा फिस्टिंग एंड जब मेरीमेंट की बात करेंगे तो। द स्पीकर आर्ग्यूज, स्पीकर यहाँ पे यानी मिल्टन साहब आर्ग्यू करते हैं कि पोएट्री एंड वाइन, ये जो पोएट्री एंड वाइन है, हैव ऑलवेज बीन क्लोजली लिंक्ड। आप इनको बहुत ही क्लोजली लिंक कर सकते हैं, आप इनको अलग मत करिए। फीस्टिंग का मतलब समझते हैं ना, पार्टिंग करना, पार्टिंग। मेरीमेंट का मतलब एंजॉयमेंट करना। तो ये कह रहे हैं कि भैया जो वाइन और पोएट्री को कनेक्ट कर सकते हैं, वाइन मतलब फीस्टिंग, पार्टी, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं, आप बिल्कुल इन्हें अलग नहीं कर सकते। साइटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम क्लासिकल माइथोलॉजी एंड लिटरेचर, और ये क्लासिकल माइथोलॉजी एंड लिटरेचर के एग्जांपल्स लेते, कहते हैं भैया पोएट्री हमेशा जो है एंजॉयमेंट के लिए यूज की गई है, फिस्टिंग के लिए, पार्टी के लिए यूज की गई है। आप देखिए ना आजकल जितने भी मूवीज आ रहे हैं, जैसे अभी आजकल एक धुरंधर मूवी आई है, तो उसमें गाने नहीं है, वो 2 लेडीज जो है, 2 हीरोइन है, डांस कर रही हैं और बहुत वो गाना हिट हो रहा है, बहुत ज्यादा वो गाना हिट हुआ। या फिर इसके पहले आप जितने भी देखिए, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो स्वर्ग है वहां पे जो है बहुत अप्सराएं हैं, वो हमेशा डांस करती रहती हैं, म्यूजिक चला करता है। तो पोएट्री यही तो है।
तो पोएट्री तो हमेशा फिस्टिंग के लिए यूज होता है, तो वही ये बात कह रहे हैं कि बहुत एग्जाम्पल है। द स्पीकर प्रेजेस दियोदती पोएटिक टैलेंट, यहाँ दियोदती के पोएटिक टैलेंट की ये तारीफ भी करते हैं। हाँ, एट्रीब्यूटिंग इट टू बी द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ बच्चस, ये कहते हैं कि जो पोएटिक टैलेंट है दियोदती के पास उसमें कंबाइंड इन्फ्लुएंस है बच्चस का, अपोलो का, सेरस का। देखते हैं आप में से कौन मुझे बता पा रहा है। बच्चस किस चीज के गॉडेस माने जाते हैं, गॉड माने जाते हैं, अपोलो किस चीज के गॉड माने जाते हैं, और सेरस किस चीज के गॉड माने जाते हैं। तो बच्चस वाइन के माने जाते हैं, बहुत अच्छा। अपोलो किसके माने जाते हैं, अपोलो सन गॉड माने जाते हैं, गॉड ऑफ पोएट्री भी इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। और सेरस किस चीज के लिए, किस चीज की गॉडेस हैं, कैन एनीवन टेल, एग्रीकल्चर। बहुत अच्छा, तालियां हो जाए, क्या बात है भाई। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सेरस का जिक्र मैकबेथ के किस फेमस प्ले में, एक मास्क है उसमें आया हुआ है, वहां पे 3 गॉडेसेस की बात होती है एंड वन ऑफ देम वाज सेरस। फिर तालियां हो जाए, चंचल, रुचि, काजल, गुलाब जी, 3 लोग के नाम पढ़ूंगा। बहुत अच्छा, बहुत लोग जवाब दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा, मजा आ रहा है भाई आप लोग को। तो ये है कनेक्शन, कनेक्शन तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, आप लोग को इधर से उधर घुमा दूंगा, मजा आ जाएगा, सब याद हो जाएगा ऐसे मजे मजे में। हाँ, अब राजकुमार जी के लिए तालियां स्पेशल इसलिए हो क्योंकि इन्होंने तीनों गॉडेसेस के नाम बता दिए, आयरीन, ठीक है, सेरस एंड जूनो। बहुत अच्छा जी। अनामिका कह रही है बच्चस का जिक्र आता है कामुस में, बिल्कुल ये भी सही बात है अनामिका, बहुत अच्छा भी। अच्छा चलो, बहुत अच्छा जी। अब आते हैं भाई, द स्पीकर इनकरेजेस दियोदती टू कंटिन्यू राइटिंग पोएट्री, स्पीकर दियोदती को इनकरेज करते हैं, भैया ऐसे पोएट्री लिखते रहो, इवन एमिस्ट डिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यूजिक एंड डांसिंग, चाहे तुम्हें जो है म्यूजिक एंड डांसिंग का चाहे जितना डिस्ट्रिक्शन हो, लेकिन उसके बावजूद भी पोएट्री लिखो, क्योंकि ये तो उसके अभिन्न अंग है भाई, उससे अलग मत करो इसे। द स्पीकर कंक्लूड करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री की बात करते हैं एंड लाइफ स्टाइल एसोसिएटेड विद देम, और जो लाइफ स्टाइल उससे एसोसिएटेड है, emphasizing the importance of moral purity of those who write about sacred subject, और ये moral purity की भी बात करते हैं जो moral, जो sacred subject पे लिखते हैं, ठीक है, religious sacred subject पे लिखते हैं। The speaker reveals that he himself is currently writing a poem about the birth of Christ and redemption of mankind। तो कहीं ना कहीं जब लास्ट लाइन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे स्पीकर अपनी तारीफ कर रहा है क्या, क्योंकि स्पीकर प्लान कर रहा है। स्पीकर अभी थोड़ी देर पहले शायद उसमें किसी ने मुझे लिखा था, शायद प्रेमलता का मैसेज आया था कि मिल्टन साहब ने एक पोएम लिखा है क्राइस्ट के ऊपर, कैन एनीवन टेल वो कौन सा पोएम का नाम है, बताइए। तो मिल्टन साहब खुद 1629 के आसपास जो है क्राइस्ट के ऊपर एक पोएम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने एक बाद नेटिविटी ऑफ, ठीक है, क्या पोएम का नाम है, कैन एनीवन टेल फुल नेम, ओड टू द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, क्राइस्ट के जन्म पे लिखते हैं, ठीक है, ऑन क्राइस्ट नेटिविटी बोल लीजिए, ठीक है, बहुत सही। तो यहाँ पे मिल्टन क्या है, यस, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑन क्राइस्ट नेटिविटी, कोमल गुप्ता ने पूरी तरह से लिखा है, ठीक है, ओड ऑन, ये अलग अलग नाम से, कहीं पे ओड ऑन क्राइस्ट नेटिविटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान देखें, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं। तो ये जो पोयम है, इस तरह के पोयम पे प्लान कर रहे हैं मिल्टन, वही ये बात करते हैं कि भाई वो लोग जो कि ऐसे पोयम लिखते हैं जो सैक्रेड सब्जेक्ट पे पोयम लिखते हैं, पायस सब्जेक्ट पे पोयम लिखते हैं, कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर क्या होता है, मॉरल प्योरिटी होता है। इस बात को ये एम्फेसाइज कर रहे हैं। और मिल्टन साहब खुद क्या कह रहे हैं अंत में, खुद कह रहे हैं कि भैया मैं भी एक ऐसा पोयम लिखने जा रहा हूँ, बल्कि लिख रहा हूँ एक ऐसा पोयम जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट की बात कर रहा हो। सिंपल सी बात है, यही वाला पोयम होगा, ऑन द क्राइस्ट नेटिविटी, ठीक है, एंड रिडेम्पशन ऑफ मैनकाइंड, और मैनकाइंड के रिडेम्पशन की बात करता हूँ। आई होप, रिडेम्पशन का मतलब मुक्ति, मैनकाइंड की मुक्ति की बात करता हूँ। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को डीपर लेवल पे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, कितनी चीजें कनेक्ट कर रहे हैं। कई बार आपके एग्जाम में माइनर पोएम पूछ दिया जाता है, टुनटुन को पता ही नहीं है माइनर पोएम है ना, तो ये चीजें हैं। तो ये 6 जो आपकी एलजी थी उसके बारे में आप सभी को बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट एलजी है, और उसके बारे में हमने बात किया। यहाँ पे जो 3 गॉडेसेस एंड गॉडेस के बात आई है, तो गॉड की, तो उनको भी हमने देख लिया। ऐसे अंदर तो बहुत ढेर सारे लोग हैं, लेकिन जो मेजर चीजें वो मैंने हाईलाइट कर दिया।
तो आज की क्लास स्पेशली इन्हीं तीन पोएम पे थी, एलजी नंबर 1, एलजी नंबर 6 एंड मिल्टन का सोनेट नंबर 4। इसमें हमने किसके बारे में बात की है? चार्ल्स दियोदती के बारे में बात की है। क्लास मुझे और लंबा ले जाना था, लेकिन हम इन्हीं तीनों को करा पाएंगे, इससे ज्यादा कराएंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, और अब हम कराने वाले हैं आपको पीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू। अब हम एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। आर यू रेडी फॉर एमसीक्यू? तो हमने जितना पढ़ाया वहीं से एमसीक्यू पूछेंगे। देखते हैं आप लोग कितना अच्छा जवाब दे पा रहे हैं। फटाफट जवाब दे दीजिए, एमसीक्यू आप सभी के सामने है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। बिटवीन विच ईयर्स वर दीज एलजीज प्राइमरी कंपोज? बताइए ये जो एलजीज हैं, बताइए किन सालों के बीच में लिखी गई हैं? हु विल टेल? तो इसका आंसर क्या होगा? 1626 से 1629। सभी लोग अपनी कॉपी में 1 से लेके जितने क्वेश्चन में पूछ रहा हूं नंबरिंग कर लेंगे, मुझे एंड में बताएंगे कि कितना उनका सही है। इन विच ईयर वर दीज लैटिन पोएम्स फर्स्ट पब्लिश? पहली बार कब पब्लिश हुआ है पोएम? जल्दी से 1645। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप लोग बताएंगे। व्हाट इज द क्लासिकल मीटर यूज्ड इन दीज एलजीज? इन एलजीज में बताइए कौन से क्लासिकल मीटर यूज किए गए हैं? तो सी होगा आयम्बिक, हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर। आगे बढ़ते हैं। विच रोमन पोएट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस ऑन मिल्टन एलिजेइक स्टाइल? बताइए मिल्टन के एलिजेइक स्टाइल पे सबसे मेन जो है किसका प्रभाव पड़ता है? कौन सा पोएट है? तो ओविड है, होरेस नहीं, ओविड। ओविड बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग टिक करते जाएंगे। वेयर वाज मिल्टन लिविंग स्टडिंग ड्यूरिंग द कंपोजिशन ऑफ मोस्ट ऑफ दिस पोएम? बताइए मैक्सिमम पोएम जब लिखे गए थे तो मिल्टन कहाँ रह रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम? तो इसका आंसर होगा बी, कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में रह रहे थे। केवल एक पोएम वो ऑक्सफोर्ड में थे, बाकी सब कैम्ब्रिज। ठीक है, तो ये हो गया। अब एलजी, पहली जो एलजी उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। एल्जिया प्राइमा इज एड्रेस्ड टू विच ऑफ मिल्टन फ्रेंड? मिल्टन के किस फ्रेंड को एल्जिया प्राइमा है? तो चार्ल्स डियोडटी। व्हाट इवेंट डज एल्जिया प्राइमा डिस्क्राइब रिगार्डिंग मिल्टन, मिल्टन्स टाइम एट यूनिवर्सिटी? बताइए किस इवेंट को ये दिखाता है एल्जिया प्राइमा? तो सी वाला, हिज बैनिशमेंट रस्टिकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज। हम आपको फटाफट बता रहे हैं, आपको बस ये सोचना कि आपको आता है कि नहीं। जितने क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप फटाफट अपनी कॉपी में टिक करेंगे और बताते जाओ। वेयर इज द स्पीकर स्टेइंग व्हाइल राइटिंग एल्जिया प्राइमा? बताइए स्पीकर कहाँ रह रहा था जब वो एल्जिया प्राइमा लिख रहा है? तो कहाँ रह रहा है? फिर गलत बता रहे हैं जवाब आप लोग। उस समय लंदन में रह रहा है भैया, बी लंदन। कोई इटली भी बता रहा है। इटली कब चले गए वो? अरे भैया कहाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा दिन हो गया है, अभी कोई बात नहीं है। तो लंदन में रह रहे हैं। मिल्टन साहब इटली कब गए थे? कोई बता सकता है? जब मिल्टन साहब की माँ की डेथ हो गई थी उसके बाद जो है मिल्टन साहब इटली गए थे। याद करिए आप लोग उस समय कब था? 1600। ठीक है, 38। गुलाब जी के लिए तालियां हो जाए, बहुत सही बता रहे हैं। 1638 के समय में। अब रुचि सही जा रही हो आप। जब उनके माता जी की डेथ होगी उसके बाद पिताजी की परमिशन लेके वो पूरी दुनिया घूमने निकले थे। हॉर्टन पीरियड के बाद, हॉर्टन पीरियड के बाद। बिल्कुल 1638 में उसके बाद ही निकले थे ना, तो 1637-38 का समय था वो। ठीक है, पूरी दुनिया में तब वो दुनिया के सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों में से एक हो चुके थे। ठीक है, हाँ 32 से 38 तक हॉर्टन पीरियड माना जाता है इनका, जब इन्होंने बैठ के दिन रात अध्ययन किया था। बहुत ज्यादा दुनिया के हर प्रकार के नॉलेज को इन्होंने पढ़ लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तभी गैलीलियो से मिले थे, तभी ये सब महिला से मिले थे जिसके प्यार में पागल हो गए मिल्टन। लेकिन इंटेलेक्चुअल लव अभी वो भी सब मिलने वाले हैं, जो हम आप लोग जो नहीं सोचे हैं ना। अभी लैटिन पोयम तो हम खूब पढ़ने वाले हैं। ये तो 7 केवल एलजीज हैं, अभी हम लैटिन पोयम और पढ़ेंगे ढेर सारे, जो कल की क्लास में होंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे कल। चलिए, व्हाई डज मिल्टन प्लान टू लीव? अच्छा ये क्या है? अब व्हाट डज मिल्टन एंजॉय इन द सिटी इन एल्जिया प्राइमा? बताइए क्या एंजॉय करते हैं? द थिएटर एंड ब्यूटी ऑफ वीमेन। व्हाट डज मिल्टन प्लान टू लीव? व्हाई डज मिल्टन प्लान टू लीव लंदन एट द एंड ऑफ? बताइए क्यों प्लान करते हैं लीव करने को लंदन? ये क्योंकि ये टेम्पटेशन से बचना चाहते हैं, अपने स्टडीज में बैक होना चाहते हैं। बी। अब आगे आते हैं जो आपका एलजी नंबर 6 है, उस पर चलते हैं जो हमने आपको पढ़ा दिया है, एलजी सेक्स्टा। बताइए व्हाट इज द अकेजन ऑफ एल्जिया सेक्स्टा? बताइए एल्जिया सेक्स्टा का अकेजन क्या है भाई? बताइए।
दियोदती रिटर्न फ्रॉम कंट्रीज हॉलीडे, कंट्री साइड हॉलीडे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट क्लेम ऑफ दियोदती डज मिल्टन प्लेफुली चाइल्ड, बताइए कौन से क्लेम मिल्टन दियोदती का है जिसे मिल्टन जो है डांटते हैं उनको कि नहीं ये सही नहीं है। पोइट्री इज इनकॉम्पिटिबल विद फीस्टिंग एंड मेरीमेंट। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल्टन विच गॉड ऑफ वाइन इज क्लोजली लिंक टू पोइट्री, बताइए कौन से जो गॉड ऑफ वाइन है वो क्लोजली लिंक करते हैं पोइट्री से, तो वो कौन है भाई, बच्चस, बच्चस है। व्हाट डज मिल्टन से इज वाइटल फॉर दोज हु राइट अबाउट सैक्रेड सब्जेक्ट, मिल्टन क्या बोलते हैं, ठीक है, वाइटल फॉर दोज हु राइट अबाउट सैक्रेड सब्जेक्ट, तो मॉरल पोइट्री। बताइए अगर आप सैक्रेड सब्जेक्ट पे लिखना चाहते तो आपके अंदर मॉरल पोइट्री होनी चाहिए ना, धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बात करने जा रहे हैं, खुद से प्योर ही नहीं तो कैसे कर पाएंगे, तो मॉरल प्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए तब आप कर पाएंगे। यही बात मिल्टन कहते हैं। व्हाट मेजर पोएम इज मिल्टन करेंटली राइटिंग एट द एंड ऑफ, बताइए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ एलिजियस सेक्टर, बताइए कौन सा पोएम मिल्टन करेंटली लिख रहा है, द पोएम ऑन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जिसका नाम है नेटिविटी वोट भी उसे बोलते हैं हम। मजा आया कि नहीं बताओ भाई, ये आपने कभी सपने में सोचा था इस तरह का एमसीक्यू आप करने वाले हैं, बताइए। ये तो क्वेश्चन आ जाएगा यूट्यूब पे तो सब आंख मुंह के बंद करके सोचेंगे अरे भैया ये कहाँ से गुरुजी कौन क्या ला दिए, ये वाली कहानी है, लेकिन ये आप लोग को दी जा रही है। मैंने कोशिश की है कुछ अलग, और ये अलग क्या है, मेरे नोट्स में तो आपको कभी से मिल गया है, ठीक है, मैंने तो अपने नोट्स ये आपको कब का दे रखा है, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको 1 साल पहले ही नोट्स दे रखा है। अब आप लोगों ने उस तरह इसे पढ़ा ही नहीं, तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है पढ़ाना ही पड़ेगा, अपने नोट्स की महिमा दिखानी पड़ेगी। ये पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपको आज के लेक्चर के साथ ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, आई विल शेयर दिस पीडीएफ। और कल आपकी जो क्लास होगी वो फिर लैटिन एलजीज पे होंगी, और जो बाकी बची हुई 5 एलजी हैं और और भी जो एलिजीज हैं हम उन पे बाकी और जो लैटिन पोएम्स उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन एंड कोऑपरेटिंग विद मी, हैविंग सो मच फेथ, लव, everything that you are showing towards me. For everything, a lot of thank you to everyone. चलिए, तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, आपको मजा ही आने वाला है। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से कह रहा हूं जाते जाते, प्लीज ये इतनी बेहतरीन मतलब मैटर ला रहा हूं आप सभी के लिए, आप लोग इसमें लोगों को जोड़िए, अपने साथियों को जोड़िए, ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़िए। देखिए इतनी बड़ी वैकेंसी है, अगर हमारी क्लास में 100-150 लोग जुड़ भी जाएंगे तो सब सफल हो जाएंगे, दिक्कत क्या है, होने दो उनको, आप भी होइए वो भी होंगे, जोड़ दो सबको, ज्यादा ज्यादा लोग को जोड़ो। कल मुझे एक मेरे स्टूडेंट पे हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, प्यार भी आ रहा था। उसने कहा कि सर मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसको जोड़ना चाहती हूँ लेकिन फिर सोचती हूँ कि ना जोड़ूं, बहुत दिन से मुझसे कह रही कोई बढ़िया सर हो बताओ जो बढ़िया पढ़ाते हो, जिनका कंटेंट अच्छा हो, जिनके पढ़ाने से सिलेक्शन हो जाए। तो हमने कहा क्यों, तो कह रही है सर हम क्या बताएं सर, आपका नोट्स इतना बढ़िया, अब तो एलटी ग्रेड का नोट्स है, तो हम लोग को ये प्रूफ भी हो गया है। अब अगर अभी पता चल रहा आप अपना नोट्स भी देने वाले हैं सबको, अब पता चलेगा सब वो भी नोट्स पढ़ लेंगे सर, वो भी हो जाएंगे, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हम इसीलिए सर चाह रहे हैं कि अभी उसको ना जोड़ें। ऐसे बोल रही सीधे मुझसे, कहे वो स्टूडेंट मेरी बोल रही कि मैं चाह रही हूँ सर कि उसको जो है अगले वाले बैच में जब आपका नई वैकेंसी आएगी उसमें जो आप बैच स्टार्ट करेंगे सर, मैं उसमें सोच रही हूँ उसको जोड़ने के लिए, इस वाले में नहीं जोड़ते हैं। हाँ, तो हमने कहा कि इतना मत टेंशन लो। तो ये बात है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सब मत सोचिए, आपकी सीट नहीं जाएगी, आप किसी के लिए भला कर रहे हैं तो आपका बुरा कैसे होगा। तो मैं अपने उस स्टूडेंट के प्यार को देखकर और जो लगाव है या जो भी कह लीजिए, या जो भी थोड़ी सी जेलसी ईर्ष्या है, उन सारी चीजों को देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था कि चलो बच्चे इस कदर मानते हैं। लेकिन ये है कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने साथियों को जोड़िए, ज्यादा ज्यादा लोग को जोड़िए। सभी को गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।